हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स जून से लेकर जनवरी महीने तक आपके साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर इस बारे में और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पे भी आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडिजन जीनोम परियोजना यानी इंडिजन जीनोम इनिशिएटिव। बेसिकली जो इनिशिएटिव है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा कंडक्ट की गई थी अप्रैल 2019 में। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो एक परियोजना है ये किसने कंडक्ट की थी। तो आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR, उसने ये परियोजना कंडक्ट की थी अप्रैल 2019 में। और अगर और हम स्पेसिफिक बात करें तो इसका एक विभाग है CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। पर्टिकुलरली इस विभाग ने एक और दूसरे विभाग के साथ जिसका नाम है CSIR का सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, दोनों ने एक साथ मिलकर इस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया था। तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे हिंदी में भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला अगर इससे सवाल उठेगा तो ये पूछा जाएगा कि किसने इसको अंडरटेक किया, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, किसके द्वारा ये कंडक्ट की गई। तो ये 2 आपको विभाग ध्यान रखने हैं। और बेसिकली ये सब दोनों किसके अंडर थे, तो वो थे CSIR के अंदर यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंदर। अब इसके तहत हमने किया क्या है, भारत में मौजूद अलग अलग एथनिक ग्रुप से हमने जीन लेके उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की है। यहाँ पे करीब 1008 इंडियंस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब इसमें हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है जीनोम की सीक्वेंसिंग क्या होती है, और अगर उसको भी हम छोटे भागों में तोड़ें तो सबसे पहले समझते हैं ये जीनोम क्या होता है। एक जीनोम से मेरा तात्पर्य है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ DNA जिसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सभी जीन्स शामिल होंगे। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक जीनोम में वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी सूचना मौजूद होगी जो ज़रूरी है किसी भी जीव के विकास के लिए, उसके प्राइमरी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। यानी और आसान भाषा में हम लोग समझे तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव किस तरीके से बना है, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जीनोम में रखी होगी। यानी दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक जेनेटिक कोड की यहाँ पे ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कोई व्यक्ति अगर अपने पेरेंट्स के ऊपर जाता है, उसकी शक्ल उसकी मम्मी से मिलती है या फिर और कोई फीचर उसके पापा से मिलते हैं, तो ये बेसिकली जीन्स की वजह से होता है, उसमें मौजूद DNA की वजह से होता है। और ये जो DNA होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यही बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। तो आपको ये समझना है DNA से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, वो DNA मिलके बनाते हैं जेनेटिक कोड, और ये जो DNA है इसका कंप्लीट सेट मिलके बनाता है जीनोम। तो इसी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन DNA कैरी करा होगा अपने आप जीनोम में आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जीनोम में सभी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म बना है, कैसे वो अपनी अलग अलग फंक्शंस को, बॉडी एक्शंस को मेंटेन कर रहा है। दोस्तों, जो हमारा DNA होता है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखता है। DNA के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी 1950s के आसपास की गई थी। फिर अगर हम लोग बात करें जीन, तो दोस्तों जीन बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, एक ऑर्गेनिज्म में। भले ही ह्यूमन हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसमें जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसकी हाइट कैसी है, वो लंबा है या वो कद में कम है, उसके बाल का कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है, ये सब डिसाइड किया जाता है जीन्स द्वारा। और आपको मालूम है कई अलग अलग प्रकार की जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होती हैं। तो अगर हम लोग जीन की स्टडी में महारत हासिल कर लेंगे तो एक तो इस तरीके के जो डिजीज़ हैं उनका हम लोग क्योर ढूंढ पाएंगे, कैसे उनको ठीक किया जाए ये चीज़ें हम ढूंढ पाएंगे, कैसे उसको एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास होने से बचाया जाए ये भी हम ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जीन्स की स्टडी। अब उसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएं, उसके अलावा आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाएं तो आप पाएंगे बहुत अलग अलग डाइवर्स हमारे ट्रेड्स वाले ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं। तो ये हमने समझा जीनोम क्या होता है। अब जीनोम की सीक्वेंसिंग क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने की कि जो जीन्स है उसके अंदर जो DNA है उसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्या बेसिस हैं
जिससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए बना हुआ है। अगर दोस्तों हम थोड़ा सा और साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये जो डीएनए है ये बेसिकली 4 अलग अलग केमिकल बेसिस से मिलके बनता है। अगर और आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझिए, जीन में जो है ऐसे 4 छोटे छोटे ईंट लगे हैं, वो ईंट लगा लगा के, वो ब्रिक्स लगा लगा के जीन बना है। वो 4 केमिकल बेसिस क्या हैं? वो है ए, जी, टी और सी। तो दोस्तों ये जो 4 ईंटें हैं इससे ही डीएनए बना है, यानी ये जो है इस डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये जो 4 हैं, ये चारों केमिकल बेसिस किसी ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। वो किस ऑर्डर में अरेंज्ड है इस चीज़ को आप देखेंगे तो उसको आप कहते हैं जीनोम की सीक्वेंस, कि भाई वो क्या AGTC है या फिर ATGC है, किस ऑर्डर में वो अरेंज्ड है। इसको देखने के लिए हम लोग जीनोम सीक्वेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे दोस्तों जीन के बारे में मैं थोड़ा साइंटिफिकली बात करूँ तो जीन क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के हैं? कि हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोटीन बनेगा। और बॉडी में ज़्यादातर जो काम है वो प्रोटीन ही करता है। मसल्स को बिल्ड करना, उसके अलावा मसल्स को मेंटेन करना, ऑर्गन्स को बिल्ड करना, ऑर्गन्स को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपका जो हार्ट है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से बिल्ड करना है, ये कौन करेगा? ये प्रोटीन करेगा। और इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वो देगा जीन। तो इसीलिए जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अब हम लोग अगर बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर होल जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो ये क्या है? जो भी वो लेटर्स मैंने आपको 4 बताए थे, यानी 4 केमिकल बेसिस थे, वो किस तरीके से अरेंज्ड है, किस तरीके से सीक्वेंस्ड हैं, ये इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट इसमें ब्लड या फिर सलाइवा सैंपल लेते हैं। ये सैंपल लेके जाता है एक लेबोरेटरी में। लैब में एक मशीन होती है जहाँ पे आपका जो ये टेस्ट होके आया है, जो आपका सैंपल आया है, उससे मशीन आपके डीएनए में जिस भी तरीके से सीक्वेंस्ड हैं ये चारों बेसिस, इसको स्टडी करती है। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। इस प्रोसेस में जो भी डिफरेंसेस होते हैं इसकी ऑर्डरिंग में, इसके सीक्वेंस में, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और उससे हम ये जान पाते हैं कितनी वाइड वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे कलेक्टेड सैंपल्स में। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है। 1008 इंडियंस के ये सैंपल्स लिए गए, इनको यहाँ पे लैब में भेजा गया, मशीन के द्वारा टेस्ट किया गया और देखा गया किस तरीके से ये जो 4 बेसिस हैं ये अरेंज्ड हैं। और ये सब किया किसके अंडर गया है? तो इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? एक तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जोखिम होंगे उसको हम लोग जीन के तहत आइडेंटिफाई कर लेंगे और जीन की मैपिंग से उसके बारे में लोगों को सलाह दे पाएंगे। और किस तरीके से अलग अलग जीन अलग अलग बीमारियों से जुड़े होते हैं इस बारे में भी हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर पाएंगे। सटीक दवाएं विकसित कर पाएंगे जिसके द्वारा कई सारे ऐसे डिजीज़ जिनकी अभी कोई पुख्ता दवाई नहीं है उसकी दवाई बना पाएंगे, जैसे कैंसर। और भी मैंने जैसे आपको बताया कई सारे रोग होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उन रोगों का भी इलाज ढूंढ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों ही तरीके की मेडिसिन आप डेवलप कर पाएंगे। प्रिडिक्टिव यानी आपको मालूम है कि भाई पेरेंट में ये ABC करके बीमारी है और बहुत उम्मीद है कि ये जीन से ट्रांसफ़र होती है, तो ये बच्चे में भी ABC करके बीमारी आ जाए, तो हम पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लेंगे और उसकी जो भी दवा होगी इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग डेवलप करेंगे उसको यहाँ पे एडमिनिस्टर कर देंगे जिससे कि बच्चे में ये ABC नामक बीमारी ना आए। तो ये तो है प्रिडिक्टिव, जो हमने पहले ही देख लिया कि भाई बच्चे में भी उम्मीद है ये बीमारी आ जाए और उसको बचाने के लिए हमने ये दवाई दे दी। एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, वो भी मतलब यही है कि आने वाले समय में ऐसी बीमारी ना हो, इस वजह से प्रिवेंट करने के लिए यानी बच्चे को बचाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए हमने ये वाली दवाई उसको दे दी। तो ये मेडिकल रिसर्च में बहुत आगे जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को क्योर करने में सक्षम हो पाएँ। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गूगल ने अभी अनाउंस किया है क्वांटम कंप्यूटर जो कि उसका है, जिसका नाम है साइकामोर। उसने एक नया ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है क्वांटम सुप्रीमेसी में। यानी अगर मैं बात करूं तो गूगल ने अभी एक चिप विकसित की है। चिप किसकी है? ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है और ये स्पीड के मामले में जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स आज हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी को पीछे छोड़ देता है। और इसी चिप को, इसी पूरे फंक्शन को गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी का नाम दिया है क्योंकि बाकी लोगों से ये सुप्रीम हो गया, बाकी कंप्यूटर्स पीछे छूट गए हैं, ये सुप्रीम होकर आगे निकल गया, इसीलिए क्वांटम सुप्रीमेसी। गूगल ने ऐसा कहा है कि दुनिया का मौजूदा जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, जिस काम को करने में वो 10,000 साल लेगा, नई चिप के ज़रिए हम सिर्फ 200 सेकंड में उस काम को कर देंगे।
और इसीलिए इसको बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। तो यानी इस चिप की मदद से बहुत तेज़ हो जाएगी अब एक कंप्यूटर की कैलकुलेट करने की स्पीड। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए, दो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। एक तो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या 0 और 1 सारे जो भी फंक्शन होते हैं इन दो नंबर्स पे ही होते हैं। तो जनरली इसको बाइनरी बिट्स का कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें क्वांटम बिट्स पे ही सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक या फिर सब एटॉमिक लेवल पे। अब लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, कंप्यूटर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए क्वांटम में बहुत पोटेंशियल है। सबसे पहले अगर कोई भी आप टास्क देंगे जो कि क्वांटम कंप्यूटर को दिया गया है तो वो बहुत तेज़ स्पीड से कर देगा अगर आप उसको कंपेयर करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर से। तो क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और क्लासिकल कंप्यूटर्स या फिर मॉडर्न कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो उतना तेज़ मूव नहीं कर पाते। उसके अलावा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक्यूरेट रिजल्ट शो करते हैं। हो सकता है कई बार हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स कुछ गलत रिजल्ट शो कर दें, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये एकदम सटीक और सही रिजल्ट ही शो करेंगे। और उसके अलावा ये जो नए कंप्यूटर्स है क्वांटम कंप्यूटर, ये एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। यानी जब ये कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए एनर्जी को सेव करते हैं। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं, ये कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग में देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है। देखिए, सुप्रीमेसी मैंने आपको बताया, बाकी ABCD 4 यहाँ पे कंप्यूटर हैं जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, आज के समय में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं। एक मैंने E नाम का कंप्यूटर बनाया है जो इन सभी कंप्यूटर से बहुत तेज़ कैलकुलेशन कर देता है, बहुत तेज़ टास्क परफॉर्म कर देता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो E कंप्यूटर है ये इन सब से सुप्रीम है। और सुप्रीम क्यों है? क्योंकि उसके पास क्वांटम प्रिंसिपल पे चलने वाले सिस्टम्स हैं। तो यही चीज़ है, ये क्वांटम सुप्रीमेसी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम लोग वो चीज़ें कर लेते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर पाते। जैसे कि आपने अभी अभी यहाँ देखा कि जो आज के समय में सबसे तेज़ कंप्यूटर मौजूद है वो भी जिस काम को करने में 10,000 साल लेगा, यही क्वांटम सुप्रीमेसी की मदद से हम लोग उसी काम को सिर्फ 200 सेकंड में कर देंगे। तो देखिए, जो सबसे तेज़ कंप्यूटर आज मौजूद है उससे कितना गुना तेज़ है ये हमारा क्वांटम सुप्रीमेसी वाला कंप्यूटर। अब अगर हम देखें क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स का आज हम इस्तेमाल करते हैं वो 0 और 1 दो बाइनरी बिट्स पे काम करता है। इसके अलावा अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये क्वांटम बिट या फिर क्यूबिट पे काम करता है। क्यूबिट जो है वो एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग गगन GPS के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि करीब 500 ऐसे लोकोमोटिव्स रहे हैं, ऐसी ट्रेन रही हैं जहाँ पे नेविगेशन के लिए गगन को फिट किया गया है। अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूँ तो यहाँ पे एक सिस्टम को फिट किया गया है जो कि गगन की हेल्प से बनाया गया है। क्या सिस्टम है? देखिए, मान लीजिए ट्रेन है तो उसकी आपको स्पीड का पता लगाना है कि अभी वो कितनी स्पीड से चल रही है, या फिर आपको उसके मूवमेंट का पता लगाना है। तो यहाँ पे रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS का डेवलपमेंट किया गया है। इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा। इसमें मदद ली गई है गगन सिस्टम की। गगन जो है वो एक नेविगेशन सिस्टम है और भारत का खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसने RTIS को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस सिस्टम से क्या होगा भाई, कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी, क्या मूवमेंट है, किस तरफ जा रही है, इस सबको हम सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उससे मॉनिटर कर पाएंगे। गगन क्या है? वास्तव में एक GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड सिस्टम है। हालांकि शुरुआत में इसको सिर्फ और सिर्फ वायु क्षेत्र के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसको रेलवेज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और हर 30 सेकंड में ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लोकेशन, इस तरीके की जानकारी ये शेयर करेगा। यानी अगर यहाँ से डायरेक्टली जानकारी आएगी तो अब ट्रेन को किसी भी तरीके के मैनुअल डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बेहतर संचालन हो पाएगा क्योंकि रेलवे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी सूचना समय पर पहुंच पाएगी सेंट्रल ऑफिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे के सूचना प्रणाली केंद्र क्रिस और गगन द्वारा ये बनाया गया है सिस्टम, जिसको यहाँ पे हमने RTIS कहा है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर हम लोग पहले अब बात करते हैं गगन क्या होता है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आप जान लें, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका पहला लेटर आप उठाएंगे तो ये बन जाएगा गगन।
डेवलप किया गया है इसको इसरो द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस संस्था ने मिलकर इसको डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया था कि भारत के पास अपना खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम हो। तो ये दो संस्था को आपको याद रखना है, इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर गगन को डेवलप किया है। क्या बेसिकली इसका एम है, तो सबसे पहले तो नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना। देखिए अभी अगर आप देखें जीपीएस, तो जीपीएस भारत का नहीं है, ये यूएस का है। उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इसी तरीके के नेविगेशन सिस्टम है, जैसे ग्लोनास है जो कि रशिया का है। इसके अलावा चाइना का है बीडू। तो समझ लीजिए हमारे खुद के रीजन के लिए हमने गगन डेवलप किया है जो एक नेविगेशनल सिस्टम है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, रीजनल नेविगेशनल सिस्टम हो गया, सैटेलाइट बेस्ड है ये। शुरुआत में इसको डेवलप किया गया था कि जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, उनको ये असिस्ट करेगा जिससे उनकी लैंडिंग सटीक हो पाए, उनकी लैंडिंग एक्यूरेट हो पाए। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा पूरे भारत के साथ और भी कुछ इलाकों में, जैसे बंगाल की खाड़ी में, साउथ ईस्ट एशिया में, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में और इनफैक्ट कुछ एरियाज अफ्रीका में भी। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, रूट्स की समझ बढ़ेगी, फ्यूल सेव होगा। तो इसी को डेवलप करने के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन गया है पूरे विश्व में जो ऐसी स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एविएशन सेक्टर को। उसके अलावा मैंने आपको बताया अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब एरियाज़ में ये जाएगा। और भारत को इसने चौथा देश बना दिया है जो सैटेलाइट से इस तरीके की सर्विसेज सीधे एविएशन सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, यानी वायु क्षेत्र में इस प्रकार की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग नाविक के बारे में पढ़ेंगे। नाविक जो है वो भारत का अपना खुद का जीपीएस है। अब जो इसरो है और उसका जो कमर्शियल आर्म है एंथ्रिक्स नाम से, तो भारत का जो अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको कमर्शियलाइज करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी उसका व्यवसायीकरण होने जा रहा है। तो ये जो भारत का अपना खुद का रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इसी को यहाँ पे नाविक कहा गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे नाविक मतलब है क्या, तो यह है इंडियाज़ रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारत का खुद का ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जिससे हम लोग नेविगेशन कर पाएंगे। यानी आप समझ लीजिए भारत का जीपीएस किसने डेवलप किया, तो ये जो दो संस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं इन्हीं दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, यानी इसरो और उसके कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स ने मिलकर इसको डेवलप किया है। बेसिकली इसके तहत हम लोग 7 सैटेलाइट्स सी लेवल से करीब 36,000 किलोमीटर्स ऊपर प्लेस करेंगे, जिसमें से दोस्तों 3 तो होंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 होंगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। मैंने आपको जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस के बारे में पहले बताया था। इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग अर्थ है, तो जो इक्वेटर के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाता है और अर्थ के रोटेशनल पीरियड के साथ खुद मैच करता है, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। जो दूसरा इक्वेटर के हिसाब से खुद को सेट नहीं करेगा लेकिन अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड के साथ खुद को मैच करेगा, उसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस। तो जो जियो स्टेशनरी है जियो सिंक्रोनस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का एक स्पेशल केस है। स्टेशनरी में हम लोग इक्वेटर को मैच करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो हम लोग सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं 7 सैटेलाइट्स का, उसमें 3 तो रहेंगे जियो स्टेशनरी में, 4 रहेंगे जियो सिंक्रोनस में। तो इसका अब एम क्या होगा आपको मालूम है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य होंगे सबसे पहले तो नेविगेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना भारत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसको जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो फंक्शनिंग है वो जीपीएस जैसी ही है, तो आप इसको भारत का जीपीएस बोल सकते हैं। हमारा खुद का है जीपीएस, क्योंकि अगर आप बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो ये हमने अपना खुद का बना लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंडियाज़ रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS के बारे में थोड़ी और बात करें, तो ये भारत द्वारा डेवलप किया गया सैटेलाइट सिस्टम है जो कि नेविगेशन पे फोकस करता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये भारत के बाउंड्रीज़ के अंदर तो सारी एक्यूरेट डेटा देता ही है, उसके अलावा भारत की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर्स तक सब तरफ एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये 1500 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये बेसिकली 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक तो है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम या फिर स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज और एक है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो ये नाविक है जो IRNSS है उसको कमर्शियलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है, उसका व्यवसायीकरण करने के बारे में सोचा जा रहा है। और इसी चीज़ के चलते अलग अलग टेंडर्स को फ्लोट किया गया है जिसके तहत ये व्यवसायीकरण का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके। नाविक के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दोस्तों पढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका नाम नाविक रखा है हमारे भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए।
उसके अलावा मैंने आपको बताया 1500 किलोमीटर्स की दूरी तक यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। यानी भारत के जो है बाउंड्रीज तो है ही, लेकिन उसके 1500 किलोमीटर और भी यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया 7 उपग्रह हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 तो जियो सिंक्रोनस में है और बाकी जो 3 है वो जियो स्टेशनरी में है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टारलिंक नेटवर्क। पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक स्पेस एक्स कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी में। उसने 60 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की हैं पृथ्वी की निचली कक्षा या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये जो 60 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, ये लॉन्च की गई हैं एक प्रोग्राम के तहत या एक प्रोजेक्ट के तहत जिसका नाम है स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट। इसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस से डेटा सिग्नल्स हम लोग जनरेट करवा के इंटरनेट चलवा सकें पूरे विश्व में। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 12,000 सैटेलाइट्स ऐसी लॉन्च की जाएंगी। ये सैटेलाइट्स एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसके तहत स्पेस इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे होगा क्या, पूरी दुनिया में तेज़ गति वाला इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2015 में अनाउंस किया गया था और अभी तक ऐसी 122 सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं, जिसमें 60 अभी भेजी गई हैं। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। बेसिकली इसमें जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, उसमें 2 सुविधाएं होंगी। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट कम होगी, उसके अलावा दूसरी बात स्पीड उसकी बहुत तेज़ होगी, और तीसरी इसमें अच्छी बात यह है कि ये इवन जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं, यानी जो बहुत दूर दराज में एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड की लाइन पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे भी हम लोग इस नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाएंगे। अभी ऐसा माना जा रहा है करीब 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है। 4 बिलियन पीपल मतलब आप ये समझिए कि पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उससे भी ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा नहीं है। माफ़ कीजिएगा, बेसिकली जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका अगर आप हाफ करेंगे तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं, 4 बिलियन। उनके पास इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, करीब 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस नेटवर्क के तहत हम लोग उन लोगों को इंटरनेट की सुविधा कम पैसों में उपलब्ध कराएंगे। ये जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, इनका वज़न केवल 260 किलोग्राम है। इससे पहले 2019 मई में 60 और उपग्रह भेजे गए थे और इस बार 60 और भेजे गए हैं। मैंने बताया आपको अभी तक टोटल 122 ऊपर भेजे जा चुके हैं। 12,000 का हमारा टारगेट है, 12,000 उपग्रह हम लोग ऊपर भेजेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि हम लोग ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों प्लेस कर रहे हैं, जबकि अगर हम लोग सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो हम और ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे कम सैटेलाइट्स में। उसके अलावा जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बैठाना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो धरती जिस हिसाब से घूमती है उसी को यहाँ पे मैच करती हैं और इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। क्योंकि धरती के घूमने की गति से ये सैटेलाइट खुद को मैच कर लेती हैं, तो जो भी धरती पे खड़ा होकर इन सैटेलाइट्स को देखता है उसको ऐसा लगता है ये एक जगह पे फिक्स ही रहती है हमेशा, यानी हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहती है, मूव नहीं करती। इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को भी कहा जाता है जियो स्टेशनरी। अब क्योंकि ऐसा हमेशा लगता है कि वो एक ही जगह फिक्स रहती है, बेसिकली वो अर्थ के स्पीड के साथ मैच करती है, तो उनसे कनेक्ट करना आसान हो जाता है और वो बहुत आसानी से ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, समस्या यह है टाइम लैग। जो यहाँ की सैटेलाइट से सिग्नल आता है वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है मिली सेकेंड्स। यहाँ पे मिली सेकेंड्स का लैग ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने सैटेलाइट्स को उसके नीचे यहाँ पे लियो में रखा है, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो जो ये लैग है, जिस समय का डिफरेंस जो पड़ रहा है बेसिकली आप तक सिग्नल पहुँचने में, उसको यहाँ पे कम कर देगा करीब 20 से 30 मिलीसेकंड का। और अगर 20 से 30 मिलीसेकंड तक ये लैग कम हो गया तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमको और बेहतर और तेज़ सर्विसेज मिल पाएंगी अनइंटरप्टेड। इसी वजह से हमने तय किया था इस प्रोजेक्ट के तहत कि हम सारी सैटेलाइट्स लियो में प्लेस करेंगे, जियो स्टेशनरी में प्लेस नहीं करेंगे। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपको ध्यान रखना है जियो स्टेशनरी में टाइम लैग ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पीड कम मिल पाएगी आपको, लेकिन यहाँ पे टाइम लैग कम है, स्पीड बेहतर मिलेगी और अनइंटरप्टेड मिलेगी। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग कार्टोसेट 3 के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसरो अभी फ़िलहाल कार्टोसेट 3 लॉन्च करने वाला था। और किस लॉन्च व्हीकल से इसको भेजा जा रहा था, तो आपको याद रखना है PSLV C-47 रॉकेट से इसको भेजा जा रहा था।
बेसिकली ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल्स हैं, इस तरीके के समझ लीजिए व्हीकल्स हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट को रखा जाता है। ये जब ऊपर जाती है तो नीचे का हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है और सैटेलाइट अपनी जगह पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा था लॉन्च व्हीकल वो था PSLV C-47। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। है क्या कार्टोसेट, तो हम लोग कार्टोसेट की बात करते हैं पहले, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ बढ़ के 3 पे आएंगे। तो दोस्तों जो कार्टोसेट है वो बेसिकली डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया है बाय इसरो। और ये क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई सैटेलाइट्स हैं, यानी ऐसे उपग्रह हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, हाई रेजोल्यूशन मैप क्रिएट करेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे नेचुरल फीचर्स में या फिर मैन मेड फीचर्स में, वो सब यहाँ पे पकड़े जाएंगे, वो सब नोट किए जाएंगे। भारत का एक प्रोग्राम था इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के तहत ये कार्टोसैट लॉन्च किए गए थे। ये अर्थ के रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और कई बार डिफेंस सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जब से ये लॉन्च किया गया था, यानी जब से कार्टोसेट 1 लॉन्च हुआ था 2005 वर्ष में, उसके बाद से अभी तक हम लोग ऐसी 8 सैटेलाइट्स या फिर 8 उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। और लेटेस्ट वाला है कार्टोसेट 3 जो वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया 2005 में कार्टोसेट 1 लॉन्च किया गया, 2007 में कार्टोसेट 2 लॉन्च किया गया, फिर उसके अलावा हम लोग 2 की सीरीज़ में ही चलना शुरू हो गए। उसके बाद 2A लॉन्च किया गया वर्ष 2008 में, 2010 में 2B लॉन्च किया गया, ऐसे ही 2C, 2D और 2F लॉन्च किए गए हैं वर्ष 2016, 17 और 18 में। और जो अभी लेटेस्ट है वो है कार्टोसेट 3 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया है। अब बात करें कार्टोसेट 3 की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये जो सैटेलाइट है ये एक ऑप्टिकल सैटेलाइट है और पूरे विश्व में सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन है इसके पास। तो ये कुछ फैक्ट है हमको ध्यान रखने हैं। जो इसका वजन है वो है 1560 किलो। इस सैटेलाइट के साथ 13 छोटे छोटे US के कस्टमर सैटेलाइट्स भी गए हैं और उनको अपने पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस कर दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो कार्टोसेट 3 है ये अपनी श्रृंखला में नवा है। जो पहला है वो 2005 में भेजा गया था। इसके साथ अमेरिका के 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी ऊपर गए हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन की बात करें तो है 25 सेंटीमीटर, वो दुनिया में अभी तक सबसे बढ़िया, सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। और ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट्स का हिस्सा है जिसको अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया, मैंने आपको बताया था। इसका रेजोल्यूशन 25 सेंटीमीटर है। इससे क्या तात्पर्य है मेरा, ये सैटेलाइट हालांकि 509 किलोमीटर दूर हमसे स्थापित की गई है, लेकिन उसके अलावा आपको याद रखना है कि इतनी ऊंचाई से भी ये 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को पकड़ लेता है। उस रेजोल्यूशन की मदद से जो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें होती हैं वो भी इसमें कैप्चर हो जाती हैं। यहाँ पे कई अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कई सारे उच्चतर क्षमता वाले घुमावदार कैमरे हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका रेजोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन बन गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ये है फास्टैग। फास्टैग क्या है, एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें टोल का कलेक्शन हो जाता है। बिना गाड़ी को आपको टोल केंद्र पे रोके आपका वहाँ पे रिचार्ज हो जाता है। बेसिकली क्या है, एक डिजिटल टैग है जिससे वाहन मालिकों के लिए भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया है। क्या है, इसमें जो आपकी गाड़ी है उसके आगे बेसिकली ये इस तरीके का एक टैग लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए आपका आगे का हिस्सा है तो यहाँ पे एक टैग लगा दिया जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं उसी तरीके से आपको फास्टैग भी रिचार्ज कराना होता है। समझ लीजिए मैंने इसमें 100 रुपये डलवा लिए। अब अगर आगे कोई भी टोल नाका आएगा तो वहाँ पे मेरे को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ से जल्दी से निकल जाइए। वहाँ पे एक RFID की टेक्नोलॉजी लगी होती है जिसको कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या होता है, जो आपके इस टैग से जुड़ा हुआ वॉलेट है जिसमें 100 रुपये रखे हैं, वहाँ से पैसे डायरेक्टली कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपने इसमें रख रखे हैं, मान लीजिए इस टोल पे आपके 20 रुपये लगने थे, तो आपको अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे निकल जाइए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी आपके गाड़ी में लगे हुए फास्टैग को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसमें 20 रुपये काट देगा। तो यानी अगर 100 रुपये थे तो अब 80 रुपये बचेंगे। तो इसी वजह से प्रमुख फ़ायदा जो है वो वाहन चालकों को होगा, क्योंकि उन्हें इस कार्ड के बनने के बाद टोल भरने के लिए टोल केंद्रों पर रुकना नहीं पड़ेगा, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप जो अलग से फास्टैग की लाइन है वहाँ पे जाइए, वहाँ से गाड़ी सीधे निकालते ले जाइए, आपको रुकना नहीं है, वहाँ पे आपको अपना टोल पैसे देके कटवाना नहीं है।
सीधा जो आपका अकाउंट है वहाँ से वहाँ पैसे काट लिए जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है, यदि आपके पास एक से अधिक वाहन है तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास एक से अधिक वाहन है तो उसके लिए आपको अलग अलग वाहन के लिए अलग अलग फास्टैग प्राप्त करना होगा। यानी सीधी सी बात आप देख लीजिए, आपके पास दो अलग अलग मोबाइल है या दो सिम कार्ड है तो आपको दोनों में रिचार्ज कराना होगा, दोनों में आपको अलग बैलेंस मेंटेन करना होगा। वही बात है, अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं तो आपको दोनों में अपना फास्टैग लगाना होगा, दोनों ही रिचार्ज कराने होंगे। फिर आप जो गाड़ी चलाएंगे, जो गाड़ी टोल के पास से ले जाएंगे, उस गाड़ी से जुड़े हुए फास्टैग में जो भी अकाउंट है उसमें जो भी पैसे लगने हैं वो डायरेक्टली वहाँ से कट जाएंगे। फिर अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो टैग है इसकी वैधता 5 वर्ष तक होगी, यानी 5 वर्ष के बाद वापस आपको अपनी गाड़ी पे इसको लगवाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपको